है, अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? देखो ऑप्शन ए है, अनुस्वार के संबंध में जो उपयुक्त नहीं है वो है ए। इसे जो यहाँ पे यहाँ पे लाइन भी होनी चाहिए थी, यहाँ पे जो ये अर्धचंद्राकार बिंदी लगी है, ये किसका साइन होता है, किसका चिन्ह होता है? अनुनासिक ध्वनियों का। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? अनुनासिक। ये अनुनासिक ध्वनि है, ठीक है। बाकी जो ये आपका दिया है ये अनुस्वार है, अनुस्वार का चिन्ह होता है, जैसे अंग और आप लिखते हैं, अर्धचंद्राकार जैसे चांद, ठीक है, इस तरह से तो अर्धचंद्राकार बिंदी वहां पे प्रयोग किया जाती है। इसके अलावा देखो इन दो चीजों में एक और चीज आप निकाल सकते हैं यहाँ से, जैसे ये जहां पर ये आपको लिखा होगा ना, इस तरह के लाइन होगी और कोई भी शब्द आपको दे, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे मयंक, या माओ के ऊपर अंक की बात ये लिखा दिया, तो इस तरह के शब्द हमेशा क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी आपके पास इस तरह के जो चिन्ह दिए होंगे, जैसे आपका यहाँ पे लिखा है ना, इसे अर्थ, ये जो बिंदी लिखी है, अंक की जो मात्रा इस पे लगी है, तो यहाँ पे हमेशा अगर आपको जैसे तत्सम शब्द दिए, आपको तत्सम तद्भव, आपको कुछ नहीं पता उसमें, आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, तो सीधा ये कर देना जहां पे अंक की मात्रा लगी हो, ये तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। और तद्भव शब्द में क्या होते हैं? ये अर्धचंद्राकार बिंदी लगी होती है, ये तद्भव शब्द होते हैं। ये आप देख लेना, आप एग्जाम्पल भी देखा करो, जब मैं आपको कुछ चीज बताता हूँ तो पेपर देखना भी है, जैसे आप तत्सम तद्भव शब्द दिए होंगे ना, वहां पे आपको ये शब्द मिल जाएंगे, ये तद्भव शब्द होंगे जहां पे अर्धचंद्राकार बिंदी लगी होगी, और तत्सम शब्द कौन से होंगे? जहां पे ये मात्रा लगी होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अनुस्वार में आपको याद रखना है, इसमें जो नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक का कम और एक का ज्यादा। बताओ यहाँ पे किसका प्रयोग ज्यादा होता है, नाक का या मुंह का? नाक का प्रयोग ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो अंग की मात्रा है ना, जो अंग बोलते हैं, तो नाक का उच्चारण ज्यादा, नाक और मुंह दोनों का उच्चारण होता है, लेकिन नाक का प्रयोग ज्यादा होता है और मुंह का कम। नाक से हवा ज्यादा निकलती है और मुंह से कम। तो ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया भी है पेपर में कि अनुनासिक या अनुस्वार में नाक से अधिक हवा निकलती है और मुंह से कम, और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है? अनुस्वार, अनुस्वार में मुख से अधिक हवा निकलती है और नाक से कम निकलती, ठीक है। और एक होता है निरुनुनासिक, निरुनुनासिक, इसमें क्या होता है? निरुनुनासिक में मतलब है केवल मुंह से हवा निकलती। यहां पर तो दोनों जगह नाक और मुंह का प्रयोग हो रहा था, अनुस्वार में भी और अनुनासिक में भी। यहां पर केवल मुंह से हवा निकलती, जैसे हम क बोलते हैं ना, क, ख, ग, ये क्या है? केवल मुख से हवा निकल रही है। निरुनुनासिक या फिर मौखिक ध्वनि भी इनको बोला जाता है, मुख से निकलती है केवल। तो ये आपको निरुनुनासिक, अनुनासिक, अनुस्वार के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, आप क्यों नहीं आए थे कल? आना था ना, कल पेपर था, स्पेशल पेपर था कल। तो ये लो, आपके पास भी नहीं है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका हिंदी में भी पूछा जाता है और जीएस के पार्ट में भी पूछा जाता है, समाचार पत्र, ठीक है। अब देखो, लीडर समाचार पत्र किसने निकाला था? मदन मोहन मालवीय का था, 1919 में निकाला गया था, 1919। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोजशाह मेहता के द्वारा निकाला गया था, 1913। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र मोतीलाल नेहरू ने निकाला था, और जस्टिस समाचार पत्र टीएम नायर ने। टीएम नायर ने जो ये जस्टिस समाचार पत्र 1917 में निकाला था, और ये इंडिपेंडेंट समाचार पत्र 1919 में निकाला गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो सन भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्रम में आंसर होगा, देखो, पहले का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, ए आंसर हो जाएगा, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन का आंसर था सेकंड ऑफ ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। 22 तो वो भाषाएं जो हमारी 8वीं अनुसूची में है, और इसके अलावा दो और कौन कौन सी भाषाएं हैं? अंग्रेजी और राजस्थानी, ठीक है। 22 तो जो हमारी 8वीं अनुसूची में, इसके अलावा दो कौन कौन सी है? अंग्रेजी, ये आपको याद रखना है, अंग्रेजी और राजस्थानी, इनमें दिया जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? हाँ, 54 में स्थापित किया गया। अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई? 1954 में, ठीक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है,
और अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1955 में, ठीक है। किसको दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। और किस रचना के लिए? हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी, हिम तरंगिणी के लिए 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। अगर महिला का नाम आएगा तो महिला थी प्रथम 1956 में इनको दिया गया था, अमृता प्रीतम। ये भी साथ में याद रखना है, ठीक है। अगर आएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो आंसर होगा ज्ञानपीठ 22 भाषा, जो हमारे 8वीं अनुसूची में, ठीक है। लेकिन 2023 में 23 भाषाओं में दिया गया था, पहली बार अंग्रेजी में भी दिया गया था 2023 में, ठीक है। लेकिन दिया जाता वैसे कितने में है? 22 भाषा में। तो एक ही बार दिया गया है अभी तक, ठीक है। हो सकता है अगली बार फिर से दिया जाए, लेकिन दिया जाता है मूल रूप से 22 भाषाओं में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकोक्ति आपको दी गई है और लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना था, ठीक है। पहला है पंचों का कहा सिर माथे, कहा होना चाहिए था, कहा सिर माथे, फैसला मानना। इसका सही आंसर क्या था? फैसला मानना। हमारी बिल्ली हमें म्याऊं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 वाला, सहायता करने वाले पर रौब जमाना। हमारी बिल्ली हमें म्याऊं, ठीक है। सहज पके सो मीठा हो, इसमें है समय पर ही काम पूरा होता है, सहज पके सो मीठा हो, ठीक है। समय पर ही काम पूरा होता है। बीती बीती ताकि बिसारी दे आगे, इसका मतलब है बीती बातें भूलकर भविष्य की सोचें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर होगा, ठीक है। 4 का आंसर होगा बी, बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भूधर्व का संधि विच्छेद है। हाँ, ऑप्शन ए होगा भूधन उधर। अब आपको देखना, शब्द देखना, भू का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। तो इसलिए भू बड़ा वाला ऊ लगेगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर आप पढ़ते हो विसर्ग संधि में ऊ प्लस ऊ मिलके भी क्या होता है? बड़ा ऊ होता है, ठीक है। सॉरी, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, दीर्घ संधि यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। तो दीर्घ हो रहा है, तो दीर्घ संधि का रूल था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य में जुआ है एक प्रकार का। हाँ, राज्य में पूछ रहा है, देखो यहाँ पे स्पेशली मेंशन है राज्य में, तो जुआ है एक प्रकार का कृषि यंत्र ही, ठीक है। जब हल लगाते हैं ना, हल, तो खेत बैलों के जो हल के साथ जो बैलों को कंधे पे रखा जाता है जुआ, जिससे वो खींचता है उसको, तो उसको बोला जाता है जुआ, ठीक है। तो एक प्रकार का कृषि यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फोन पर बात करके दर्शकों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे फोन इन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता होती है, इसमें होती है पारिभाषिक शब्दावली की? शिक्षा और सरकारी काम में, ठीक है। देखो, पारिभाषिक शब्दावली या फिर इसको कई बार तकनीकी शब्दावली भी लिखा होता है, तकनीकी शब्दावली। पारिभाषिक शब्दावली मतलब इसकी जिसकी डेफिनेशन हो, ठीक है। तो आप विज्ञान, जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में अगर मैं बताऊं विज्ञान, विज्ञान में मैक्सिमम जो विज्ञान में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, एक शब्द लिखा मैंने बल, यानी कि फोर्स। आपने पढ़ा है ना बल, तो बल की एक परिभाषा है, बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी चीज को परिवर्तित करता है, करने का प्रयास करता है, जिसमें हम बल लगाते हैं, या तो परिवर्तित होता है या नहीं होता है। जैसे दीवार है, इसमें भी हम बल लगा रहे हैं तो इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस तरह की मतलब इसकी परिभाषा होती है, तो जिसकी परिभाषा होती है पारिभाषिक शब्दावली से बोला जाता है। तो विज्ञान के क्षेत्र में आप देखते हो, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में आप देखते हो, जैसे मीटर लिखा हो, तो मीटर क्या है? एक शब्दावली, एक उसकी भी एक परिभाषा है, किसके काम आता है, क्या आता है। कोई भी शब्द, ऊर्जा हो सकता है, कुछ भी ऐसे शब्द हो सकते हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अलावा सरकारी कामकाज में, जैसे मैंने बोला अकाउंटेंट, ठीक है। अकाउंटेंट मतलब कि एक जिसके पास लेखा जोखा होता है, जो अंकीय गणना करता है, उसको अकाउंटेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे सरकारी काम में और बहुत से बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, ये भी है सरकारी, उसमें यूज होता है ना, सरकार इसका यूज करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो इसकी भी एक डेफिनेशन है। तो पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ है शिक्षा एवं सरकारी काम के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, या इसको कई बार लिखा होता है तकनीकी शब्दावली भी इसको लिखा होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 8 का 8।
क्वेश्चन नंबर 9 है, औपचारिक पत्र में दिनांक कहां लिखी जाती है? औपचारिक पत्र में दिनांक जो लिखी जाती है प्रेषक के पते के नीचे लिखी जाती है। औपचारिक पत्र याद रखना है, औपचारिक पत्र वह पत्र होता है वो उनको लिखे जाते हैं जिनसे हमारा पारिवारिक संबंध नहीं होता है, यानी कि जिनसे हमारा कोई भी व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है, उनको लिखे जाते हैं औपचारिक पत्र। ठीक है, जैसे आपने कोई आवेदन पत्र किया है या आपने कोई प्रार्थना पत्र एप्लीकेशन लिखी है किसी स्कूल के लिए, सपोज आपने कोई प्रार्थना पत्र लिखा है, तो आप क्या उसको किसके अंतर्गत आएगा? औपचारिक पत्र, क्योंकि उनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं है प्रिंसिपल से। तो आप जब प्रेषक लिखते हैं ना, आपने प्रार्थना पत्र तो सभी ने लिखा होगा स्कूल में, तो आप क्या लिखते हैं? सबसे नीचे प्रेषक मतलब भेजने वाला का नाम, और उसके नीचे दिनांक लिखते थे ना, जब हम लिखते थे प्रार्थना पत्र सेवा में, ठीक है, फिर लिखते थे प्रधानाचार्य का नाम, फिर लिखते थे जो स्कूल का एड्रेस तो जरूरी है, सबसे पहले तो जिसके लिए आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस आना चाहिए, फिर आप विषय लिखते हैं छुट्टी के संबंध में, फिर महोदय लिखते हैं, उसके बाद पूरा पत्र लिखते हैं, फिर इस साइड आते हैं आपका आज्ञाकारी, और आपका आज्ञाकारी शिष्य जो लिखते हैं नीचे पूरा नाम लिखते हैं, फिर उसके बाद दिनांक लिखते हैं, डेट, जिस देश की आप छुट्टी ले रहे हैं, तो प्रेषक के पते के नीचे होता है। ठीक है, या आवेदन पत्र में भी कहां होता है? प्रेषक के नीचे होता है, भेजने वाले के पते के नीचे। तो इसका सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, डोरी लगन मुहावरे का अर्थ है? इसका आंसर होगा ए, देवदर्शन का अवसर मिलना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पृथ्वी दुनिया है। पृथ्वी दुनिया, इसको मैंने जानबूझ के लिखा है, वैसे पृथ्वी दुनिया और पार्थिव ध्वनि लिखा था एक साथ, तो पार्थिव ध्वनि, पृथ्वी मतलब, पार्थिव मतलब होता है पृथ्वी से जिसका संबंध हो, ठीक है, उसी को पार्थिव बोला जाता है। तो यहाँ पे टाटा डॉ कैसी दुनिया? पार्थिव दुनिया, पृथ्वी दुनिया इनको बोला पार्थिव, इनको पार्थिव ध्वनि भी लिखा होता है। ठीक है, पेपर एग्जामिनर ऐसे ही बनाता है, जो आपको पता ना हो, जिन शब्दों में आप फंस जाए वो शब्द आपके पेपर में दे देता है, और आपने पढ़ा भी रहेगा लेकिन आप गलत करके आ जाते हैं। तो पार्थिव ध्वनि आपको याद रखना है, किन्हें बोलते हैं? टाटा डाढ़ा अण। ठीक है, पार्थिव, इसका जो उच्चारण होता है ना, कठिन शब्द होते हैं जो बोलने में, जिनका उच्चारण बहुत ज्यादा कठिन होता है, इसलिए उनको पार्थिव ध्वनि कहा जाता है। मतलब कठिन बोलने में कठिनाई थोड़ा होता है, कठिन शब्द बोलते हैं इनको। ठीक है, बस इसका और ऐसे तो कुछ लॉजिक नहीं है, बस इनको बोला जाता है बस। ठीक है, इसके अलावा देखो बाकी आपको याद रखना है, कचड़ता पाला आपको याद रखना है, KTMDO। ठीक है, यानी कि का, चा, ता, ता और पा। का का उच्चारण स्थान कंठ, टा का तालु, मा का टा का मूर्धन्य, ता का दंत और पा का ओष्ठ। ठीक है, तो ता का क्या हो जाएगा? दंत, ये आपको याद रखना है। चा का यहाँ पे लिखे ना कचड़ तप तालु, ठीक है, का गा का कंठ, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट 11 12 देखते हैं। इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, इन कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें लिखा है भाषा और बोली दोनों एक हैं। क्या भाषा और बोली दोनों एक हैं? नहीं है, भाषा अलग है और बोली अलग है। बस बोली विकसित होकर ही क्या बनी है? भाषा बनी है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, और भाषा एक विस्तृत क्षेत्र है, जैसे एक देश की भाषा हो सकती है, एक राज्य की भाषा हो सकती है, ठीक है, या पूरे विश्व की एक भाषा हो सकती है। तो भाषा एक बहुत बृहत क्षेत्र में बोली जाती है, और जिसमें साहित्य लिखा जाता है भाषा में। बोली में साहित्य लिखना शुरू तो हो जाता है, लेकिन विस्तृत रूप से साहित्य नहीं लिखा जाता है। तो इसलिए भाषा और बोली दोनों अलग अलग है, और सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बोली विकसित होकर ही क्या बनी है? भाषा। ठीक है, तो आंसर होगा आपका कौन सा वाला? डी होगा। कथन ए गलत है और कथन 2 सेकंड सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, साहित्य और समाज का अन्यान्यश्रित संबंध है। इसमें आपको जो ये शब्द दिया गया है, इसकी वर्तनी आपको बतानी है, शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? ऑप्शन बी होगा, अन्योनाश्रित। तो 13 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बांजा बाणु बरखंड लोकोक्ति का सही अर्थ है निरर्थक कार्य होना। ठीक है, बांजा बाण बरखंड मतलब, बांजा मतलब होता है जो जहां कुछ नहीं होता है, बंजर भूमि जो होती है। ठीक है, बाणु मतलब जंगल, और बरखंड मतलब बारिश होना। तो अगर बेकार जंगल में, यानी कि जहां पे एक बंजर भूमि में अगर बारिश हो रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है, जहां पे मतलब कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से है निरर्थक कार्य होना। जैसे वो है ना, हिंदी में कहावत है अरण्य चंद्रिका। अरण्य मतलब जंगल, अरण्य मतलब जंगल होता है, अरण्य चंद्रिका यानी कि जंगल में चांद
का होना निष्प्रयोजन पदार्थ या निष्प्रयोजन कार्य किसी निरर्थक कार्य होना, उसी का मतलब है ये भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आंसर होगा सी, अधः पतन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के युग्मों से असत्य युग्म चयन कीजिए। कौन सा होगा? ए होगा, ठीक है। नर का क्या होता है? नर का नरत्व, और नारी का क्या होगा? नारीत्व। नर का नरत्व और नारी का नरत्व हो जाएगा भाववाचक अगर हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसका ये वाला गलत था, बाकी सभी सही है। जवान का जवानी, कुमार का कौमार्य और इंसान का इंसानियत होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मुहावरे का प्रयोग वाक्य में क्या किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो भाषा में सजीवता लाने के लिए, ठीक है। आंसर होगा डी, किसी भी भाषा में सजीवता लाने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रमुख गढ़वाली लोकोक्ति और उनका सही अर्थ सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं होगा? बी वाला, ठीक है। देखो आपको कराए भी ये सारे मैंने वही पूछे हैं क्वेश्चन आपको जो कराए गए थे, बस आपको चेक करना था मुझे कि आपको कितना याद है, ठीक है, इसलिए आपको दिए गए थे। पेपर में भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। आपने कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने पेपर देते हैं हम लोग, ठीक है, और हम देखते हैं कि 1 साल बाद या 2 साल बाद सेम क्वेश्चन आ जाता है, फिर भी हम गलत करके आ जाते हैं। तो क्या होता है कि हम लोगों ने उस क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा है। तो रिवीजन भी बहुत जरूरी है, बिना रिवीजन का कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है भैंसी का गिच्चा फ्योली का फूल, इसका मतलब है आवश्यकता से बहुत कम प्राप्ति। बोलते ना ऊंट के मुंह में जीरा, तो वही वाली कहावत यहाँ पर है, ठीक है। भीमा खुटानी धरेंदा, इसका मतलब अत्यधिक पीड़ा नहीं होगा, अत्यधिक हर्षित, अत्यधिक खुशी मनाना मतलब, ठीक है, हर्षित होना, अत्यधिक हर्षित होना, खुशी मनाना। बाकी सभी इसमें सुमेलित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 ने इनमें एक शब्द का अर्थ है ताकतवर, वह शब्द है रुस्तम, ठीक है, ताकतवर रुस्तम। आंसर होगा डी। 20 पे आ जाओ, अनुवाद में किन 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? अनुवाद में 3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, वो है ऑप्शन ए पाठ सामग्री, समानार्थक शब्द और पुनर्स्थापना, ठीक है। अब देखो अनुवाद का मतलब, अगर हम परिभाषा इसमें जाएंगे, अनुवाद का मतलब होता है ट्रांसलेशन करना। अनुवाद का मतलब क्या है? ट्रांसलेशन करने हैं। अब हम ट्रांसलेशन किस चीज का करेंगे? सबसे पहले पे तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पाठ सामग्री होनी चाहिए। कोई चीज होगी तभी तो उसका अनुवाद करेंगे, ठीक है। तो पाठ सामग्री होगी। इसके अलावा जब आप अनुवाद करते हैं समानार्थक शब्द होने चाहिए। ये नहीं कि आपने ट्रांसलेशन किया है, कुछ ट्रांसलेशन में जो आपको शब्द दिया है आपने उसके समानार्थी शब्द ना लिख के कुछ और शब्द लिख दिया, तो उसका ट्रांसलेशन नहीं कहा जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा ना। ट्रांसलेशन मतलब सेम एज इट इज आपको वही चीज लिखनी है। तो क्या चाहिए? समानार्थक शब्द होने चाहिए। इसके अलावा पुनर्स्थापना, यानी कि जो शब्द जहां पे लिखा गया था उस शब्द की जो जगह होगी वो वहीं पर होगी जहां पर आपने उस शब्द को उसका अनुवाद कर रहे हैं। यानी कि आपने आगे पीछे लिख दिया उस शब्द को, तो पूरा अनुवाद उसका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें? पाठ की सामग्री, समानार्थक शब्द होने चाहिए और पुनर्स्थापना, यानी कि जो शब्द लिखे गए थे उन शब्दों की जो जगह होगी, जो प्लेस होगा वो सेम स्थान पे होना चाहिए। तो क्या जरूरत है? ये वाला। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप ऑप्शन से भी आंसर से, नहीं भी पता कुछ भी तब भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो आंसर होगा आपका एसपी गुप्ता समिति के द्वारा। इंडिया विजन 2001 पुस्तक है। ये पुस्तक जो लिखी थी, ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। लिखी तो बहुत पहले गई थी, 2007 के आसपास, 2006-7 में लिखी गई थी, ठीक है। इस पुस्तक का जो प्रारूप था या जो तैयार किया था इसका जो वो था, एसपी गुप्ता समिति ने इसको प्रारूप को तैयार किया था, ठीक है। लिखी किसने थी? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। अब ये विजन है, मतलब विजन मतलब मिशन। तो ये इसमें जो पुस्तक में लिखा गया था कि 2020 तक भारत एक समृद्ध भारत होगा, एक उसकी अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ हो जाएगी, इस तरह से इसमें कुछ विजन थे जो लिखे गए थे। तो किसने लिखी? एपीजे अब्दुल कलाम। और पूछा जाएगा कि किस समिति ने इसकी रिपोर्ट तैयार की या किसके द्वारा इसका प्रारूप बनाया गया है? तो आंसर होगा एसपी गुप्ता समिति।
22 पे आ जाओ। हॉर्स अक्षांश किसके वायुमंडलीय दाब कटिबंधों में होते हैं? उपोषण उच्च वायु दाब। हॉर्स अक्षांश कितने डिग्री पे चलते हैं? 30 से 35 डिग्री। 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ। ये आपको याद रखना है, नॉर्थ और साउथ में। थोड़ा सा एक बार देख ले उसको। ये आपका सपोज एक ग्लोब है, ये बीच वाला जो पार्ट होता है ये वाला, ये क्या है? इक्वेटर है, यानी कि भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री। ठीक है, तो इस 0 डिग्री से आपको याद रखना है 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। 5 डिग्री ये नॉर्थ हो जाएगा और 5 डिग्री हो जाएगा साउथ। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इस क्षेत्र को बोलते हैं डोल्ड्रम क्षेत्र। डोल्ड्रम, डोल्ड्रम क्षेत्र। 0 से 5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 5 डिग्री साउथ क्या है? डोल्ड्रम क्षेत्र। यहाँ पे जो दाब होता है वो कैसा दाब होता है? निम्न, निम्न वायुदाब। इसको निम्न वायुदाब क्षेत्र बोलते हैं। और विषुवत रेखा है तो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब क्षेत्र इसको बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाएंगे यहां पर, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये इसे बोला जाता है उपोषण। और यहाँ पे निम्न वायुदाब है तो यहाँ पे अल्टरनेट चलता है, यहाँ पे उच्च वायुदाब होगा। उच्च वायुदाब क्षेत्र इसको बोलते हैं। और इसका जो होता है ये 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री नॉर्थ, ये दोनों तरफ चलता है। ठीक है, जो ऊपर चल रहा है वो नीचे भी आता है, तो नीचे भी, तो नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पर उपोषण उच्च वायुदाब होगा 30 से 35 डिग्री। और यहीं पर आपको पूछा गया था उपोषण उच्च वायुदाब अश्व अक्षांश, इसको क्या बोलते हैं? हॉर्स अक्षांश या फिर अश्व अक्षांश, 30 से 35 डिग्री पे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा अगर हम और ऊपर जाएंगे तो ये वाला जो क्षेत्र होता है इसको बोला जाता है उपध्रुवीय, क्योंकि ध्रुव से लगा हुआ है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? उपध्रुवीय। और यहाँ पे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब होगा। फिर यहाँ पे उच्च था, यहाँ पे निम्न वायुदाब। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये आपका पवनों में भी काम करेगा। जब आप पवन पढ़ेंगे, पवन वाला चैप्टर, तो आपको ये याद होगा। ठीक है, उच्च वायुदाब। और ये जो ध्रुव वाला क्षेत्र है पोल, ये सबसे नीचे, ये वाला जो ये ध्रुवीय है ये 60 से 65 डिग्री। ठीक है, इसमें भी ये भी लिख लेना, 60 से 65 डिग्री के आसपास वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र बोलते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ से 80 डिग्री से लेकर और 90 डिग्री, इसको बोलते हैं ध्रुवीय। ध्रुव क्षेत्र है ध्रुवीय। और यहाँ पे हमेशा उच्च वायुदाब होती है क्योंकि ध्रुवों में हमेशा बर्फ गिरी रहती है। जब बर्फ गिरी रहती है तो बर्फ यहाँ पे ठंडी रहती है, ऊपर ना उठ के बल्कि वहीं रहती है, और जिस वजह से यहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, यानी कि उच्च वायुदाब क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो ये 80 से 90 डिग्री पे रहता है, ये आपका क्लियर रखना है। ठीक है, और आप देख रहे हो ना, इसका अल्टरनेट चल रहा है। तो हवा एक गुण होता है, हवा में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। यहाँ पे उच्च वायुदाब है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चलेगी। फिर ये उच्च वायुदाब है तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब ऊपर की ओर हवा चलेगी। और यहाँ पे उच्च वायुदाब है तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चलती है। ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखना है आपको। ठीक है, तो ये आपका पूछा गया था उपध्रुवीय, तो यहाँ पर उपोषण उच्च वायुदाब है। ध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र कितने डिग्री पे? ध्रुवीय निम्न वायुदाब 80 से 90। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके? 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री। ठीक है, अगर आएगा विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब तो ये आपका 0 से लेकर 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। और ध्रुवीय निम्न ध्रुवीय ध्रुवों में हमेशा उच्च वायुदाब रहता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर आएगा 80 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, ये उपध्रुवीय होना चाहिए। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब आएगा तो आपका कितना आएगा? 60 से 65 डिग्री। ठीक है, क्लियर? तो ये आंसर रहेगा 20 का 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिकारों के घोषणा पत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपको दिया था, वर्ष 1930 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। क्या सही है या गलत है? ये कथन गलत है क्योंकि 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पे 1928 होना चाहिए था। ठीक है, सेकंड लिखा है, अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उनका उल्लंघन हो जाने पर उपचार सुनिश्चित करता है। ये कथन बिल्कुल सही है, ये वाला 1928 होगा, ये सही है, ये गलत हो गया, पहला वाला गलत। ठीक है, सेकंड है आपका, थर्ड वाला, सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, तो यहाँ पे नहीं गलत हो जाएगा, लगा सकता है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो आपको क्या बताना था इसमें?
सही नहीं है। मैंने आपको करेक्शन करवाया था आपके पेपर में, जिसमें अगर आपके करेक्शन में नहीं है पेपर में, तो आपको कल मैंने करेक्शन कराया था, नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो नहीं में कौन सा आंसर होगा? ए वाला, फर्स्ट एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, ऑप्शन ए लेखानुमोदन, ठीक है। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला, यानी कि केवल दो, ऑप्शन बी आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय तथा पक्ष मात्र से संबंध होता है, ठीक है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवृत्ति दोनों सम्मिलित होती है, आय और व्यय दोनों होती है, ठीक है। जो आप वो पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो बजट, अंतरिम बजट, हाँ, दोनों चीजें उसमें होती है, तो इसलिए आंसर होगा केवल बी वाला, पहला कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मध्याह्न भोजन योजना यानी कि मिड डे मील योजना जो थी उससे संबंधित नहीं है, तो आंसर होगा भोजन का अधिकार, राइट टू फूड। राइट टू फूड से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये गलत है। इसमें जो मिड डे मील भोजन जो शुरू की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो शिशु पोषण से संबंध, शिशु पोषण भी इसका मुख्य उद्देश्य नहीं था, बल्कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो बच्चे हैं बच्चों को शिक्षित करना। जो आपने पढ़ा ना, 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा किया गया था, उनको लालच दिया गया था कि ताकि जो गरीब बच्चे हैं वो, उनको अगर खाना वाना भी मिले स्कूल में, या फिर वो तो लुभाने से क्या स्कूल जाए, हो स्कूल पढ़े। तो मिड डे मील भोजन शिशु पोषण से संबंधित हो जाएगा, सामाजिक समानता से संबंधित हो, क्योंकि होते क्या स्कूलों में भेदभाव भी होता था, जो नीच जाति के लोग होते हैं, गरीब लोग होते थे, उनको एक समान समानता से नहीं देखा जाता था, तो उनको एक जगह पे बिठा के खाना खिलाया जाता है, चाहे वो नीच जाति के समान, स्कूल में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, तो उसको भी समानता लाने के लिए भी किया गया था, और शैक्षिक उन्नतिकरण से संबंधित भी था, लेकिन भोजन का अधिकार इसमें नहीं आएगा, ठीक है। तो मिड डे मील योजना आंसर होगा आपका बी वाला। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि भोजन मिलता है तो भोजन का अधिकार होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो मिड डे मील योजना है, ये इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, ठीक है। और पहला कौन सा राज्य था जिसने मिड डे मील योजना शुरू करी थी? तो तमिलनाडु। तो इस याद रखना है, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने सबसे पहले मिड डे मील योजना यानी कि मध्याह्न भोजन की शुरुआत करी थी 1995 में। है, भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, नहरकटिया, नून माटी, बरौनी और बरौनी पाइपलाइन। तो ये ऑप्शन इसका डी सही होगा। 27 पे आ जाओ, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो आंसर होगा सतपुड़ा और विंध्याचल, ठीक है। आपको याद रखना है, जो नर्मदा नदी है इस तरह से बहते हुई आ रही है, तो इस पर्वत जो स्थित है वो विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत, ठीक है। और इस साइड, यहां पर कहीं इस साइड है सतपुड़ा श्रेणी, ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी है, सतपुड़ा रेंज है, इस तरह से बह रही है बीचों बीच, ठीक है। कहां से निकलते हैं? नर्मदा, अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मिस्ट्रल। मिस्ट्रल कहां बहती है? फ्रांस। मिस्ट्रल जो पवन है वो फ्रांस की पवन है, फ्रांस में। 29 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। देखो, सबसे पहले है सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित आ गए तो दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। राज्य विधानमंडल, ये गलत हो जाएगा, विधानमंडल के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। राज्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। निर्वाचित आ गया ना, निर्वाचित सदस्य, तो सभी राज्यों के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। तो आंसर होगा 1, 3 और 4, ऑप्शन ए। बस मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, जितने भी मनोनीत होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाता है, यानी कि रिग्रेसिव कहा जाता है? इसका जो सही आंसर होगा सी, अमीरों की तुलना पे गरीबों पर अधिक भार। यानी कि यहां पर क्या होता है कि जिसकी आय अधिक है उस पर कम टैक्स लगता है, और जिसकी आय कम है उस पर अधिक टैक्स लगता है, उसे बोला जाता है रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा होता है प्रोग्रेसिव टैक्स। ऑप्शन बी में आप लिख सकते हो, ऑप्शन बी में लिखो, अमीरों की तुलना में गरीबों पर कम भार, क्योंकि गरीब लोगों पे उनकी आय कम होगी तभी तो गरीब है, तो उन पे कम टैक्स लगता है, यानी गरीब लोगों पे कम टैक्स लगता है, और अमीर लोगों पे ज्यादा, जिनकी आय ज्यादा होगी उन पे ज्यादा टैक्स लगता है। तो इसको बोलेंगे प्रोग्रेसिव टैक्स या फिर प्रगतिशील।
प्रगतिशील। टैक्स इसको बोलते हैं, कर इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे तो प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है, दोनों याद रखने हैं, क्लियर रखना है, क्वेश्चन पूछ जाता है डायरेक्टली पेपर में। क्वेश्चन नंबर 31 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें। यहाँ पे आपको जनजातियां दी गई है, देखो बुशमैन, नाम्बिया, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल या फिर नाम्बिया के निवास, वहां पर निवास करते हैं। बद्दू जनजाति कोंगो नदी बेसिन, ठीक है। पिग्मी जनजाति, अच्छा बुशमैन, बद्दू, सॉरी हाँ गलत हो गया, रुक जाओ, है बुशमैन जनजाति का है, हाँ नाम भी है, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल या नाम भी है। बद्दू जनजाति सऊदी अरब, अरब प्रायद्वीप लिखा होता है ना, सऊदी अरब, ठीक है, तो इसका थर्ड हो जाएगा। पिग्मी जनजाति कोंगो नदी बेसिन हो जाएगा, ठीक है। और ये मसाई है, ठीक है, मसाई कर लेना। मसाई जनजाति केनिया, तंजानिया, युगांडा आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वहां पर निवास करती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, ऑप्शन बी वाला। 32 हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। कौन सा होगा? सबसे पहले इसने देवराय का युद्ध लड़ा था, कब लड़ा था? 1531 में। उसके बाद चौसा का युद्ध होता है 1539 में। फिर कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। इस कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है, बिलग्राम, कई बार बिलग्राम का युद्ध लिखा होता है 1540। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ? इसको मच्छीवाड़ा का युद्ध भी कहा जाता है, मच्छीवाड़ा या मच्छीवाड़ा का युद्ध भी कहा जाता है, ये होता है 1555। तो आपको क्रमशः ये याद रखने हैं डेट सन सहित, ठीक है। देवरा का युद्ध 1531, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, और सरहिंद या मच्छीवाड़ा का युद्ध 1555 में। नाम भी याद रखने, कई बार मच्छीवाड़ा दे देता था उसको, ठीक है, नाम अलग अलग दे देता कई बार। 33 स्तंभ क के साथ स्तंभ ख का मिलाइए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुने। क्या होगा इसका आंसर? हाँ देखो, राष्ट्रीय कृषि समिति कब की है? सन 2000 की है। समुद्रीय मत्स्य नीति 2004 की है। नवीन विदेशी व्यापार नीति 2014, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले प्रधानमंत्री 2014 में बने थे, तो सबसे पहले इन्होंने नई विदेश व्यापार नीति को अपनाया था, ठीक है, तो उससे भी याद रख सकते हो आप। उसके बाद 7वां वित्त आयोग 1978 में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए। 34 सूची आपको दी गई, प्राकृतिक आपदाएं और उनका क्षेत्र आपको बताना था, ठीक है। तो देखो, बाढ़ सर्वाधिक कहां पर आते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार में, ठीक है। भूकंप सर्वाधिक हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र में आते हैं, सर्वाधिक हिमालय का जो अग्रपाद है, गिरिपाद जिसको बोलते हैं, वहां पर सर्वाधिक भूकंप, ठीक है। सूखा कहां पड़ता है सर्वाधिक? मध्य पूर्वी भारत में, जो आपका राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उस क्षेत्र में, ठीक है। और चक्रवात सर्वाधिक आपका झारखंड और उत्तरी उड़ीसा, समुद्री तटों के किनारे आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट का थर्ड सी वाला आंसर होगा, ठीक है, 34 का सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? देखो, महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल गिरती है। कृष्णा गिरती है, कावेरी गिरती है, देखो गंगा भी गिरती है, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। नर्मदा नहीं गिरती है, ताप्ती भी नहीं गिरती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका डी, दोनों ए और बी दोनों है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसका निर्माण करती है डेल्टा बनाने वाली नदियां भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 संसद में किसी समान विधेयक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है? देखो ऑप्शन ए देखते हैं, यहाँ की विधेयक पर विचार किया जाए, विधेयक पे तो विचार किया जाएगा तभी तो संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ की जनता की राय प्राप्त करने के प्रयोजन से विधेयक परिचालित किया जाए, तो कोई भी जनता भी उठा सकती है किसी भी विधेयक को, फिर उसके बाद संसद में जाकर किसी भी सदन में जा सकते हैं। थर्ड है, विधेयक को दूसरे सदन की सहमति के बिना सदन की किसी संयुक्त समिति को भेजा जाए, ये वाला कथन गलत है। बिना सदन की सहमति के आप प्रस्ताव को किसी भी समिति को नहीं भेज सकते हैं, तो इसका आंसर होगा सी वाला, बाकी सभी सही है, ठीक है।
37 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। बालको, बालको कहां पर है? कोरबा, कोरबा क्षेत्र का है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। हिंडाल्को, रेणुकोट उत्तर प्रदेश में स्थित है। इंडिको, हीराकुंड उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। और नालको, कोरापुट, कहां है कोरापुट? ये भी उड़ीसा में। तो आपका कौन सा आंसर आ रहा है इसका? ए का सेकंड, बी का, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए आंसर हो रहा है, ठीक है। 37 हो गया। 38, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें लिखा है सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। यह सही है। देखो पहले ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन बाद में इसको संशोधित कर दिया गया। एक था सशस्त्र सेना अधिनियम, एक आया था जिसके तहत इसको चेंज कर दिया गया, तो ये सही है, ठीक है। ये वाला फिर गलत है। उसी का सेकंड यहाँ पर लिखा है नहीं, सुना, यहाँ पर लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। जबकि यहाँ पर क्या लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। बी गलत है ना, छोड़कर लिखा है तो बी गलत है, सी ए वाला सही है। उसका सही जो आंसर था वो था, आपको गलत बताना था, तो बी आंसर होगा, ठीक है। बाकी आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय देश के उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना या सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में किया गया। 39, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट में शामिल ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स का नया नाम क्या है? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स। 40 है, भारत में स्वदेशी आंदोलन को पक्ष पोषित करने वाली त्रिमूर्ति लाल बाल पाल में नहीं थे, लाल बहादुर शास्त्री इसमें नहीं थे, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाल लाल बहादुर शास्त्री इसमें नहीं थे, ठीक है। 41, व्हिटले आयोग का संबंध या व्हिटला आयोग का गठन कब किया गया था? 1929 में किया गया था। किससे संबंधित है? श्रम से, लेबर से संबंधित है। लेबरों के लिए इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, उससे संबंधित है, ठीक है। और इस व्हिटले आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी 31 में, 31 में, ठीक है, रिपोर्ट प्रस्तुत। है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा आपका डी वाला, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान बंगलुरु, सही आंसर होगा डी। 43, निम्न में से कौन सा गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? इसमें बी हो जाएगा। देखो भुक्ति जो सबसे बड़ा होता था, भुक्ति यानी कि इसको देश आप बोल सकते हैं, देश। उसके बाद विषय था, विषय जिला में विभक्त था, विषय जिला। विधि ये तहसील स्तर की इकाई थी, तहसील। और इस तहसील से विधि के बाद एक और थी पेठ, जिसे बोला गया। पेठ ग्राम से थोड़ा बड़ी इकाई थी, और सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम। पेठ, पेठ भी एक इकाई थी, ग्राम स्तर से थोड़ा बड़ी इकाई थी इसमें, ठीक है। तो ये आंसर होगा आपका भुक्ति, देश, फिर विषय जिला, फिर विधि तहसील स्तर की इकाई थी, और ग्राम से थोड़ी इकाई, छोटी बड़ी इकाई थी जो उसे पेट के नाम से जाना गया, ठीक है। सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। 44 है, बाइनरी संख्या 1010 डेसिमल प्रणाली में किस संख्या के तुल्य है? ये 10 की, ठीक है। अच्छा बताओ, बाइनरी नंबर किसको नहीं आता निकालना? आता है सबको? चलो निकालो, फिर इसका 37 का निकालो, बाइनरी नंबर निकालो फटाफट से। आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी दोनों आना चाहिए, ठीक है। अब तक तो आ जाना चाहिए था।
आ गया? हाँ बोलो 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1। ये तो गलत लग रहा है मुझे, दोबारा बताओ। 1 0 0 1 0 1। हाँ ये होगा। देखो देख लो कैसे निकालते हैं, ठीक है? दो मेथड है इसके, दोनों आपको बता देता हूँ। 37 में आपको याद रखना है, देखो कैसे निकालना है इसको। मैंने आपको बताया था बाइनरी नंबर निकालने का एक तरीका, आसान जो तरीका वो है, सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 और 16 का डबल 32। अब 32 से ऊपर अगर हम डबल करेंगे तो 37 से ऊपर चला जाएगा, तो आप इससे ऊपर नहीं जाना आपको। इनमें से वो संख्या जोड़नी है जिसका योग क्या है 37। तो आपके पास 32 से अगर 16 जोड़ेंगे तो 37 से ऊपर जा रहा है, ठीक है? 8 भी जोड़ेंगे तब भी 37 से ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 32 और 4 36 और 1 37, 37 मिल गया हमें। तो जिन जिन को हमने जोड़ा उनके नीचे हम 1 लिखेंगे और बाकी के नीचे क्या लिखेंगे 0 0। तो आ गया 1 0 0 1 0 1, ठीक है? आ गया ना 1 0 0 1 0 1। इसके अलावा एक मेथड ये भी है, अगर आपने पढ़ा होगा स्कूलों में, आपको पता है बाइनरी नंबर हमेशा, बाइनरी नंबर का जो बेस होता है 2 होता है, ठीक है? और जो डेसिमल नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक होते हैं, उनकी 10 होती है डेसिमल संख्या जिनको बोलते हैं। तो यहाँ पे बेस 2 है तो हम 2 से इसको भाग देंगे, ठीक है? तो 2 से अगर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, लेकिन 2 से भाग देंगे तो ये 18 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर यहाँ से 2 से दोबारा से भाग देंगे 9 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर 2 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 2 से भाग देंगे कितने बार जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है? रिमाइंडर कितना बचा 0। फिर उसके बाद 2 से भाग देंगे 1 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 0। बस अब आपको यहां से इसको लिखना है, कहां से, इस वाले से 1 0 0 1 0 1, वही आ जाएगा आपका पास 1, ये वाला 1 0 0 1 0 1। इधर से काउंट करते हैं, ठीक है? नीचे से 1 0 0 1 0 1 आ गया ना आपका, सेम आ गया आपका। तो आपको डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल निकालना आप आसानी से निकाल सकते हो। ये वाला मेथड अगर थोड़ा टफ लग रहा है तो सबसे आसान तो यही है ना आपका, कोई भी संख्या आप निकाल सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना, जैसे आप कर रहे हैं 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, वो जो संख्या है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर उसके डबल उससे ऊपर जा रहा है तो आप वहीं पे रोक दो, फिर उन संख्याओं को जोड़ो, ठीक है? जो जिस संख्या का योग 37 आए, और बाकी जो संख्या है उनके पे 0 0 लिख देंगे बस। क्योंकि अगर हम इसका मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए हम 0 को हटा देते हैं, ठीक है? समझ गए ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग जिसका प्रोग्राम कोई भी निःशुल्क कर सकता है तथा उसमें परिवर्तन भी कर सकता है, क्या कहलाता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसको कहा जाता है, ठीक है? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंटरनेट में जब यूजर किसी वेबसाइट को अपने कंप्यूटर की आईपी से एक्सेस न करके अन्य दूसरे सर्वर की आईपी का उपयोग करके एक्सेस करता है तो ऐसे सर्वर को क्या कहते हैं? प्रॉक्सी सर्वर इसको कहते हैं। आंसर होगा डी। 47 है, समाचारों में चर्चित स्टारलिंक एक उपग्रह इंटरनेट समूह है, इसे किस कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है? तो आंसर होगा स्पेसएक्स। किस कहां की कंपनी है? अमेरिका की, ठीक है? एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क जिसने ट्विटर को खरीदा है, ठीक है? तो एलन मस्क स्पेसएक्स कंपनी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम शुरू करी? तो आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन बी, ठीक है? परसों एक क्वेश्चन लिखाया था मैंने, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। तो लिखो ऑप्शन, महाराष्ट्र में ऑप्शन सी में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू करने वाला पहला राज्य, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट 49 पे आ जाओ। 49 है, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी मेजबानी इंदौर शहर ने की थी, बिल्कुल सही है। स्मार्ट सिटी जो कॉन्क्लेव हुआ था 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में इसकी मेजबानी की थी।
इसका आयोजन सितंबर माह में हुआ था, ये भी सही है, दोनों कथन इसमें सही है। आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अच्छा ये बताओ, स्वच्छ शहर 2023 में प्रथम स्थान किसको मिला था? और भी था कोई? इंदौर और सूरत दोनों सेम स्थान पे थे। 2023 में अगर आपके पास आएगा स्वच्छ शहर की सूची में कौन कौन पहले स्थान पे थे, तो आपको इंदौर और सूरत आपको रखना है, ठीक है। इंदौर जो आपका एमपी में है, और सूरत दोनों ही, सूरत गुजरात में, दोनों ही प्रथम स्थान पर थे, ठीक है। लेकिन 2024 में फिर से इंदौर पहले स्थान पे, लगातार 7वीं बार इंदौर स्वच्छ शहर की सूची में लगातार 7वीं बार प्रथम स्थान पे। 2024 में भी इंदौर पहले स्थान पे, लेकिन 2023 में इंदौर और सूरत थे, दोनों थे, ठीक है। सेम रैंक इन दोनों को मिली थी। 50 है, मार्च 2024 को भारतीय बैंक यानी कि भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा एमबी राव को चुना गया, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। शक्तिकांत दास क्या है? आरबीआई के गवर्नर है, तो आपको याद रखना आरबीआई गवर्नर, ठीक है, आरबीआई गवर्नर है। साजी केबी नाबार्ड के अध्यक्ष, इसमें लिखेंगे ऑप्शन सी में नाबार्ड के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो आप साजी केबी। दिनेश खारा कौन है? हाँ, एसबीआई चेयरमैन, एसबीआई के चेयरमैन। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो आंसर होगा दिनेश खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निषेधक तत्व का उद्देश्य नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन बी, धार्मिक राज्य की स्थापना करना। धर्म के आधार पे आप राज्य को नहीं बांट सकते, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य है, बाकी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, तो ये वाला गलत है, ठीक है, ऑप्शन बी। 52, निम्नलिखित में से भारत विमुद्रीकरण का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं है? क्या आंसर? हाँ देखो, इसमें पिछली बार हमने क्वेश्चन दिया था, ये उसमें दिया था शायद से आपका फ्राइडे वाले पेपर में, उसका आंसर हमने ए दिया था, लेकिन ये आंसर गलत है, लूसेंट में गलत दे रखा है, ठीक है। हमने भी उस पर ध्यान नहीं दिया और सीधा आंसर ए कर दिया। इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना, कर लेना इसको करेक्शन, ठीक है। देखो, डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, डिमोनेटाइजेशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, काला धन को समाप्त करना, ठीक है, काले धन को समाप्त करना, अवैध व्यापार को खत्म करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अलावा जो अवैध रूप से जो करेंसी छप रही थी, करेंसी जो नोट डुप्लीकेट छप रहे थे, उनको भी समाप्त करना था, ठीक है। तो इसका मतलब है सब व्यवहार के अंकीय तरीकों को अधिक उपयोग, यानी कि जो जैसे क्या होता है, जैसे नोट छपते हैं ना, जैसे 100 रुपए का नोट है, तो 100 रुपए का जो नोट छपा होगा, तो जो उसके अंक होंगे, जो उसके डिजिट होंगे, वो केवल एक ही होंगे। और ऐसे मार्केट में ऐसे बहुत सारे नोट हो गए थे, जैसे 500 का एक नोट है, सेम नंबर के बहुत सारे नोट छप गए थे, तो ऐसा कैसे होगा? इसका मतलब डुप्लीकेट नोट छप रहे हैं, यही तो मतलब है इसका। तो सेम नोट छपने लगे थे, तो इसको भी क्या करना, इसका अधिक उपयोग ना हो सके, ये भी इसमें शामिल था। सेकेंड है कर आधार को बढ़ावा देना, ये भी हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, ये भी विमुद्रीकरण का उद्देश्य, लेकिन जीडीपी की विकास दर में वृद्धि करना ये इसका उद्देश्य नहीं होगा। तो सही करेक्शन कर लेना, आंसर होगा सी वाला, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, और इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 53, आरटीजीएस लेन देनों के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है? इसका सही आंसर होगा बी, निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम सीमा कोई नहीं है, ठीक है। 2 लाख से ऊपर आप कर सकते हैं। अब देखो, आरटीजीएस इसकी फुल फॉर्म होती है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका मतलब है कि जो आप ट्रांसफर करते हो पैसा, वो उसी समय, रियल टाइम मतलब उसी समय में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। जबकि इसके जो दूसरी है एनईएफटी, आप सुनते हो ना, एनईएफटी बैंक करते हैं, एनईएफटी, एनईएफटी की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का ये भी पैसा ट्रांसफर करने का सेम काम है इन दोनों का, लेकिन इसमें ट्रांसफर
होने में टाइम लगता है, 24 घंटे या 24 घंटे से अधिक का समय भी लग सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है रियल टाइम में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, ये दोनों में अंतर है। 54 है, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें बीबी और डीबी दोनों आंसर है इसके, ठीक है, क्योंकि देखो आप पहला वाला तो बिल्कुल सही है, यस वी कैन एंड टीबी थीम, ये विश्व क्षय रोग दिवस की थीम थी 2024 की। क्लोज द केयर गैप थीम ये किसकी थी? हाँ, कैंसर दिवस, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, याद रखना है, 4 फरवरी को कैंसर दिवस की थीम थी, तो लिख लेना कैंसर दिवस। तो ये वाला इसलिए गलत हो गया। सी वाला भी सही है, वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग थीम आर्द्रभूमि दिवस, कब मनाया जाता है आर्द्रभूमि दिवस? 2 फरवरी, ठीक है। और जो योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट थीम थी ये 2024, अब कल है ना योगा दिवस, 21 जून को मनाया जाता है, तो 2024 की थीम है, ये आपको याद रखना है। योगा फॉर वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, उसके संबंधित था, तो योग दिवस 2024 की थीम है, तो इसलिए आंसर होगा आपका बी और डी, दो गलत हो गए थे इसमें, ठीक है। 55 पे, भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत बंदरगाह कौन से है? आंसर होगा एन्नौर, तमिलनाडु में स्थित है, सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है, ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे पहला मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन से है? मुक्त व्यापार, कांडला, ठीक है, कांडला सबसे बड़ा, सबसे पहला, इसमें लिखो पहला मुक्त व्यापार बंदरगाह, भारत का पहला मुक्त व्यापार बंदरगाह। मुक्त व्यापार मतलब इससे टैक्स नहीं लिया जाता है, ठीक है, मुक्त में यहाँ पे से व्यापार किया जाता है। स्थापना इसकी अगर पूछे तो 1965 में हुई थी, कांडला बंदरगाह, ठीक है, गुजरात में स्थित है कांडला। बाकी चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है, मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा। 56, निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। आंसर होगा सी, केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची, परसों ही लिखाया था आपको, रांची, रांची झारखंड। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन सा विकल्प आईएमएफ के बारे में असत्य है? आईएमएफ के बारे में सी वाला, आपको सब कंपेयर करके मैंने दोनों पढ़ाए थे, तो यह विकासशील देशों को नहीं बल्कि केवल सदस्य देशों को ही लोन देता है, जैसे इसके 190 सदस्य देश हैं, इन्हीं को ये लोन देगा, ठीक है, बाकी सभी कथन इसके बारे में सही है। 58 है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय अभियान के साथ सुमेलित नहीं है, ये भी आपको सारे लिखा है मैंने, आंसर होगा इसका सी, अलाउद्दीन खिलजी ने वारंगल पर जो आक्रमण किया था वो 1309 में किया था, ठीक है, 1309, बाकी सभी कथन इसमें सही है। वारंगल का शासक कौन था जब उसने वहां पर वारंगल पे? प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव वारंगल का शासक था, ठीक है। 59 है, 2011 की धार्मिक जनगणना के अनुसार भारत में किस समुदाय में सबसे अधिक लिंगानुपात है? आंसर होगा ईसाई, सबसे अधिक लिंगानुपात ईसाई में, और सबसे कम किसमें है? सिख में, तो ऑप्शन ए में लिखो सबसे कम। सबसे कम लिंगानुपात। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाओ, 1857 के विद्रोह के बारे में कहे गए कथनों में कौन सम्मिलित नहीं है? आंसर होगा डी, धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध, ये किसने कहा था? रीज, LR रीज। LR रीज ने कहा था, ठीक है, बाकी सभी कथन सुमेलित है।